आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। मैं हूं विवेक और टॉर्च की रोशनी की बात करेंगे जो आजकल ट्रीटमेंट में यूज हो रही है, यानी कि इस्तेमाल की जा रही है। शायद ही आपने कभी देखा होगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे बिहार के मधेपुरा से जो तस्वीर हमारे सामने आई है, हम तक पहुंची है, तमाम दावों पर पानी फेर देती है। तस्वीर भी देखिए, इसके बाद खबर को समझाएंगे। टॉर्च की रोशनी में बच्चे को टांका लगाने वाली ये शर्मनाक तस्वीर मधेपुरा सदर अस्पताल की है। ये तस्वीर तमाम दावों पर पानी फेरने वाली है। ये तस्वीर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का सच है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल के टॉर्च के सहारे बच्चे के हाथ में टांका लगाया जा रहा है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये हाल इमरजेंसी वार्ड के ड्रेसिंग रूम का है। मशीन चल रहा था, उसी क्रम में धान कूट रहे थे, उसी क्रम में बच्चा का हाथ फंस गया तो सदर अस्पताल लाए, मोबाइल से डला करके उसका इलाज किया गया। उसके बाद एक्सरे के लिए एक्सरे करा। दरअसल धान काटने वाली मशीन में बच्चे का हाथ कट गया था, जिसके इलाज के लिए परिजन पहुंचे थे। सदर अस्पताल में बच्चे को इलाज तो मिला, लेकिन टॉर्च की रोशनी में जाहिर है मधेपुरा से आई ये तस्वीर चिंताजनक है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। अब समझिए इस खबर को कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग का बजट क्या है। तो इस वक्त 10,000 करोड़ का ये बजट है। 2005 में ये बजट मात्र 278 करोड़ रुपए का था। तो जाहिर है कि सरकार स्वास्थ्य पर बजट का एक बड़ा मद खर्च कर रही है। बावजूद इसके टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। सिस्टम पर यह बड़ा सवाल है, और खासकर अगर हम सीमांचल की बात करें, जहां मेडिकल सुविधाओं के सुधार पर सरकार का जोर है। सरकार चाहती है कि वहां पर व्यापक इंतजाम किए जाएं, कहीं कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इस साल जननायक कर्पूरी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में छात्रों की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। चलिए एक बात और आपको बताते चलें कि कोसी सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज बड़ी उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद इस उम्मीदों पर पानी कहां फिरता है, यह हमने आपको दिखाया। चलिए, सियासत में मुद्दे में अपील सहूलियत तलाश लेती है, ऐसे कहा जाता है। बस उसका फायदा उसे दिखना चाहिए। किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे कैमूर के रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बैरंग लौटा दिया। विधायक अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे, लेकिन चंदौली पुलिस ने धारा 144 का हवाला दिया और मार्च को रोक दिया। यूपी पुलिस ने सभी को गाड़ी में बैठकर दिल्ली जाने को कहा, लेकिन विधायक और उनके समर्थक कुछ दूर पैदल जाने की बात कर रहे थे। और इसी बीच विधायक के समर्थकों ने सड़क जाम करने की धमकी दी, जिस पर यूपी पुलिस ने तेवर कड़े कर लिए और गाड़ी से जाने या फिर वापस लौटने की बात कही। जब विधायक के समर्थकों ने सड़क जाम किया तो यूपी पुलिस ने सभी को वहां से हटाया। विधायक को समर्थकों के साथ वापस लौटना पड़ा। जाम लगा देंगे आप, लगा दिखाओ जाम। अरे हम जाम नहीं लगाएंगे भाई, जाम लगा दो। गाड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं, जाम कहाँ लगा रहे हैं? ये धमकी दे रहा है, धमकी देगा। ये बोल रहा है जाम लगा देंगे। पैदल नहीं जा रहे लोग, गाड़ी से जा रहे हैं। जाम लगा दोगे? बिहार का भी मालिक है क्या? अगर हम बिहार जाइए ना, कैसे जाइएगा? हमको जरूरत नहीं है जाने का बिहार। आपको जरूरत लगा तो आप आए हो तो जाओ, तब जाओ, हो गया। इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। खबर को ये समझने की कोशिश कीजिए कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सियासत कर रहा है, और जिस बिहार के किसानों का हवाला आरजेडी विधायक दे रहे हैं, वो बिहार के किसान नए कृषि कानून के साथ खड़े हैं। 8 दिसंबर के भारत बंद में भी बिहार के किसान शामिल नहीं थे। बिहार में 15 साल पहले एपीएमसी खत्म हो गया था। तो एपीएमसी खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। लिहाजा आरजेडी विधायक का किसानों के मुद्दे पर बोलना एक मात्र कोरी खोखली सियासत भर है, जो आपने तस्वीरों में देखी। सरकार के साथ किसानों की 10वें दौर की बात बेनतीजा रही, ये अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस दौर की बातचीत के दौरान सरकार ने करीब 2 साल तक नए कृषि कानूनों के निलंबन
का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे नामंजूर कर दिया। वे तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अभी भी अड़े हैं। गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। जो मीटिंग शुरू होने लगी है, बढ़ी एनआईए की दखल, कैसे निकलेगा हल? दोनों अड़े तो कैसे बात बढ़े? सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर हल हो तो हो कैसे? आंदोलन के 56वें दिन भी 40 किसान संगठनों के नेताओं ने विज्ञान भवन जाकर सरकार से बातचीत की, लेकिन नतीजे के नाम पर ढाक के 3 पात। एमएसपी पर हम चर्चा के लिए कमेटी बना देते हैं, तो कमेटी को हमने नए सिरे से खारिज किया है कि हम एमएसपी तो लेके ही जाएंगे। अब तक बुलाई गई बैठकों में से 11 दौर की बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। इसकी वजह है कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद, जबकि इस दौर की बैठक में तो केंद्र ने किसानों के सामने 2 प्रपोजल दिए। प्रपोजल नंबर 1, 2 साल तक कृषि कानूनों को निलंबित किया जाएगा। एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि इस पर भी किसान संगठनों ने अपनी रजामंदी नहीं दी है। काल मीटिंग करेंगे बोला ना, सारा दिन, काल सारा दिन मीटिंग करेंगे सारे संगठन। उसके बाद जो फैसला होगा वही फैसला हम परसों आके सरकार को देंगे। विज्ञान भवन में जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 40 किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत शुरू की, तो किसान नेताओं ने आंदोलन से जुड़े लोगों को एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से नोटिस भेजने का भी विरोध किया। संगठनों ने कहा कि एनआईए का इस्तेमाल किसानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जो झूठे मुकदमा एनआईए का, उसको क्या किया? तो बोला हम पता किया है, नया कुछ नाम आया तो बोलो हम देखेंगे। हालांकि इस पर सरकार ने जवाब दिया और कहा, अगर ऐसा कोई बेगुनाह किसान आपको दिख रहा है तो आप लिस्ट दीजिए, हम ये मामला तुरंत देखेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जहां 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करें। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने कहा, किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। इसके साथ ही कोर्ट ने कमेटी को लेकर उठे सवालों पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटी को कोई फैसला लेने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ लोगों की बात सुनकर हमें रिपोर्ट देनी है। हमने कानून पर रोक लगाई और कमेटी बनाई, जो कमेटी में नहीं जाना चाहते ना जाए। इस बीच बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में 30 जनवरी से रामलीला मैदान में भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए इस खबर को भी समझते हैं। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। तीनों कृषि कानूनों किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करेंगे। किसान देश और दुनिया में कहीं भी अपने कृषि उत्पाद को बेच सकते हैं। नए कानून में मंडियों को खत्म किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री खुद किसानों को भरोसा दिला चुके हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। विपक्ष किसानों को लगातार गुमराह कर रहा है। सरकार समाधान निकालने की हर कोशिश कर रही है। 22 जनवरी की तारीख होगी जिस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि बातचीत एक बार फिर होनी है जमीनी स्तर पर। यह देखना होगा कि बात बनती है या फिर अभी जो स्थिति है, अभी जो हालात हैं, हालात वही रहते हैं। चलिए बात करते हैं कैबिनेट विस्तार की। नीतीश मंत्रिमंडल में क्या होना है? विस्तार होना है, तारीख तय नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हम अब तक जो खबरें पहुंची हैं उसमें मंत्रिमंडल विस्तार का एक फॉर्मूला भी सामने आया है। किस पार्टी के कितने विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और कौन कौन लोग बन सकते हैं मंत्री, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब जब कैसे करेंगे, 2 दिन में होगा कि 10 दिन में? चंपारण के मधुबन से विधायक राणा रणधीर भी मंत्री बनने की रेस में हैं।
पिछली सरकार में मंत्री और सीमांचल से आने वाले बनमखी सुरक्षित सीट से विधायक कृष्ण कुमार ऋषि को भी फिर से मौका मिल सकता है। इसके अलावा राजपूत समुदाय से आने वाले वैशाली के लालगंज से विधायक संजय सिंह का भी नाम मंत्रिमंडल विस्तार में सामने आ रहा है, जो नित्यानंद राय के करीबी माने जाते हैं। और आखिर में सिवान के बरौली से विधायक और पूर्व मंत्री राम प्रवेश राय का भी नाम उन संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है जिन्हें नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बीजेपी के अलावा जेडीयू से भी 11 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। आइए अब जेडीयू कोटे के संभावितों पर नजर डालते हैं। जेडीयू कोटे से चकाई के निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है, जो अब जेडीयू के साथ हैं। इसके अलावा भागलपुर के अमरपुर से विधायक जयंत राज भी मंत्री बन सकते हैं। मधुबनी के हरलाखी से विधायक सुधांशु शेखर को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जो पिछली बार आरएलएसपी के टिकट पर हरलाखी से चुनाव जीते थे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और कुमुद वर्मा का भी नाम संभावित मंत्रियों की सूची में है। इसके अलावा परबत्ता से विधायक संजीव सिंह, पूर्वी चंपारण के केसरिया से विधायक शालिनी मिश्रा को भी इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। अगर पुराने चेहरे की बात करें तो पिछली सरकार में मंत्री रहे नालंदा के विधायक श्रवण कुमार, दरभंगा के बहादुरपुर से विधायक मदन सहनी, रुपौली की विधायक बीमा भारती और कल्याणपुर सुरक्षित से विधायक महेश्वर हजारी को भी दोबारा नीतीश मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। इसके अलावा जमुई के झाझा से विधायक और पूर्व मंत्री दामोदर राउत, धमदाहा की विधायक और पूर्व मंत्री लेसी सिंह और गोपालगंज के भोरे सुरक्षित सीट से पहली बार विधायक बने सुनील कुमार का नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है। मतलब नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार जातिगत समीकरण के साथ नए और पुराने नेताओं का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ साकिब की रिपोर्ट। चलिए खबर को समझिए कि बिहार में मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्री बन सकते हैं। 14 मंत्री हैं मतलब और 22 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यह संभावना है। और इस बार जीत के आंकड़ों में भारी फेरबदल हुआ है। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी अनुभवी के बाद अब युवा नेताओं को तरजीह देने की कोशिश में जुटी है। सोशल इंजीनियरिंग पर बीजेपी का विशेष फोकस है। बात रही शाहनवाज हुसैन की, तो बिहार की राजनीति में उतारना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, जबकि जातीय समीकरण को साधने की जेडीयू की कोशिश जो है वो पूरी उम्दा तरीके से आगे बढ़ेगी। चलिए 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। सदन की कार्यवाही 24 मार्च तक चलेगी। अब बजट सत्र पर सियासत शुरू हो गई। नीतीश कैबिनेट ने बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को मंजूरी दे दी। बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। 19 फरवरी को विधानसभा के एक्सटेंशन भवन में संयुक्त बैठक होगी और आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। 22 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश होगा, जबकि 23 फरवरी को विधान परिषद में बजट पेश होगा। 1 मार्च से 5 मार्च तक विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी और 8 मार्च से 16 मार्च तक विधान परिषद में बजट पर चर्चा होगी। 17 मार्च को सरकार सदन में जवाब देगी और 18 मार्च को राज्य के विधेयक और राज्य के कार्य किए जाएंगे, जबकि 19 से 24 मार्च तक गैर सरकारी संकल्प का कार्य होगा। मतलब इस बार का बजट सत्र काफी लंबा होगा, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बार बार हल्ला मचा रहे थे कि सरकार इस बार का बजट सत्र 4 दिन का करना चाहती है। तेजस्वी की गलत बयानी पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने शायराना अंदाज में हमला बोला। सत्र अवधि पर बड़ बोले बबुआ, बनते हो हंगामे के अगुआ। सपना होता कैसे पूरा जब मन मस्तिष्क में भरा हो कूड़ा। भोपू गर्जन नहीं चलेगा, जवाब कड़कदार मिलेगा। 4 दिन नहीं 19 फरवरी से 24 मार्च तक का होगा। अब जबकि बजट सत्र की समयावधि काफी बढ़ गया है, तो आरजेडी नेता ये क्रेडिट लेने में जुट गए हैं कि तेजस्वी की वजह से ही सरकार ने ऐसा किया है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा। ये तेजस्वी यादव जी की जीत है और ये श्रेय तेजस्वी यादव जी का है कि बजट सत्र को लंबा करना पड़ा सरकार को, और जनता के मुद्दे अब सत्र में विपक्षी पार्टियां उठाएंगी। सभी माननीय विधायक को उठाने का मौका मिलेगा। सरकार की तो मंशा थी कि सत्र को छोटा रखा जाए, जिससे
सवालों के बौछार से सरकार बचे, लेकिन तेजस्वी यादव जी के दबाव के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। सरकार ने बजट सत्र की समयावधि 19 फरवरी से 24 मार्च तक करके तेजस्वी यादव के दावे को गलत साबित कर दिया है। देखना यह होगा कि इतने लंबे बजट सत्र में कितने दिनों तक जरूरी काम और कितने दिन हंगामा होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इस खबर को भी समझाते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव सत्र की अवधि पर भी सियासत कर रहे हैं। सत्र की अवधि बढ़ाकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। सत्र जैसे मुद्दे पर तेजस्वी ने घेराबंदी की धमकी दी थी। तेजस्वी को जानना जरूरी है कि पिछले साल भी बिहार का बजट सत्र छोटा नहीं था। 2020 में 24 फरवरी से 31 मार्च तक बजट सत्र चलाया गया था और इस साल भी 19 फरवरी से 24 मार्च तक बजट सत्र की अवधि है। तो जो 4 दिन की बात तेजस्वी कर रहे थे वो अब 1 महीने से ज्यादा की अवधि है। इसे जरा सोचना और विचारना होगा। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन में उतरते हुए तेजस्वी यादव आज पटना के इको पार्क पहुंच गए, जहां पर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद थे। तेजस्वी के पहुंचते ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तेजस्वी ने पहले अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनी, उसके बाद डीजीपी, मुख्य सचिव, डीएम को कॉल लगा दिया। इन अधिकारियों से बातचीत हुई तेजस्वी की। शिक्षक अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना देने की अनुमति देने की मांग की। जब तक ये मांग पूरी नहीं हुई तेजस्वी डटे रहे और जैसे ही जिला प्रशासन से गर्दनीबाग धरना स्थल पर शिक्षक अभ्यर्थियों को धरना देने की अनुमति मिली, तेजस्वी इको पार्क से पैदल ही गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच गए और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठे। जो डेमोक्रेटिक राइट है, कम से कम एक स्थल भी चिन्हित है जहां कोई भी जो है धरना दे सकता है सरकार को इंटीमेशन के बाद। और परमिशन जो है वो तो धरना के लिए बना ही गया है गर्दनीबाग, वो आप भी जान रहे, हम भी जान रहे। तो आखिर किन वजहों से इनको जो है वहां से भगाया गया, सब जो है जान रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो है इन लोगों की नियुक्ति पत्र जो है लोगों को नहीं मिल रहा, तो जायज मांग है। मांग जायज है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल शिक्षक बहाली में देरी के खिलाफ अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं। कल पटना पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया था। प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। अभ्यर्थियों के नाम पर तेजस्वी सियासत चमका रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। बिहार में इस वक्त 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें नीतीश सरकार ने ही नौकरी दी है। चलिए पढ़ते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान बेहद ही महत्वपूर्ण समय पर किया गया है और यह आह्वान भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का सामना करते हुए उनमें समाधान ढूंढते हैं। उपलब्धियों की ऐसी कहानियां बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। और ऐसा ही एक स्टार्टअप है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंक की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, जहां उन्हें उधार मिल सकता है। और यह कहानी है FIA ग्लोबल की। FIA ग्लोबल की स्थापना 2012 में सामाजिक और आर्थिक समावेश को स्वरूप देने के मिशन के साथ की गई थी। सह संस्थापक और CEO सीमा प्रेम कभी MIT में छात्र थे और वहीं इस स्टार्टअप के विचार ने जन्म लिया। दरअसल FIA भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में ऐसे ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बहुत अलग तरह की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराते हैं जिनके पास बैंक की सुविधा नहीं है। और FIA ग्लोबल ने अब विदेशी बाजारों में भी अपने कामकाज का विस्तार किया है। FIA is an impact fintech that is redefining the way financial services are distributed to low-income customers in South Asia. We have an AI fintech platform that aggregates, designs and delivers sachet financial products to rural customers in India and Nepal. We have one of the largest rural banking infrastructures in the country. FIA Global आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया कराता है और यही इसकी खासियत है। यह लेन देन की लागत को तो कम करता ही है, साथ ही जोखिमों को भी कम करता है। FIA ग्लोबल कम आय वाले घरों में वित्तीय आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास कर रहा है और यही है सही स्वाभिमानी रास्ता। तो कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खबरें अभी भी जारी हैं।